केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। 23 अगस्त 2023 को भारत ने वो कर दिखाया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक चांद पर हो गई। इसी को लेकर पूरी दुनिया ने भारत को बधाई दी। इस पर पीएम मोदी ने सभी को धन्यवाद किया। जाने हमारे साथ क्या है पूरा मामला। भारत ने चांद के दक्षिणी हिस्से पर चंद्रयान को लैंड कराकर इतिहास के पन्ने में अपना नाम दर्ज करा लिया। यह कारनामा कर दिखाया भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। इसरो इससे पहले ही साल 2019 में एक प्रयास कर चुका था, लेकिन तब वह सफल नहीं हो पाया। इस बार इसरो ने चांद पर अपना झंडा गाड़ दिया। भारत की सफलता को दुनिया भर के नेताओं ने सराहा और भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजी। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर ने ट्वीट करते हुए लिखा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए भारत को बधाई। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष की खोज में एक बड़ी उपलब्धि और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने लिखा, चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए भारत में हमारे दोस्तों को बधाई। राष्ट्रों का निर्माण दृढ़ता से होता है, भारत इतिहास बनाता रहता है। तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने भारत की सफलता पर लिखा, मैं चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए अपने मित्र नरेंद्र मोदी और भारतीय लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं। यह एक अद्भुत वैज्ञानिक उपलब्धि है और मानवता की सेवा में भारतीय सभ्यता के योगदान का प्रमाण है। मैं सच्चे दिल से भारत की और अधिक सफलता की कामना करता हूं। वहीं दुनिया भर के नेताओं के द्वारा भारत की सफलता पर बधाइयां और शुभकामनाएं मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का आभार जताया। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह तो केवल एक शुरुआत है। भारत इसी तरह और भी कदम बढ़ाएगा और मानवीय जीवन के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। नूह हिंसा में चर्चा में आए कांग्रेस विधायक मामन खान एक बार फिर से मुसीबतों में घिर चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि एक महिला ने उनको उनकी पत्नी होने का दावा किया है। जाने हमारे साथ इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। नूह में हुई हिंसा के बाद से चर्चा में आए फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान की मुसीबत अब और बढ़ गई। एक महिला ने अब मामन खान की पत्नी होने का दावा किया है, जिसके बाद विधायक की पत्नी शमशाद ने गुरुग्राम पुलिस से शिकायत की है। शिकायतकर्ता शमशाद ने पुलिस को बताया कि मंगलवार शाम करीब 7:47 पर उसके पति मामन खान के पास एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आई, जिसमें फोन करने वाले ने कहा कि वह खान की पत्नी को ऑटो रिक्शा से घर ला रहा है। शमशाद ने पुलिस को बताया कि मेरे पति ने जवाब दिया कि मेरी पत्नी घर पर मौजूद है, तो यह अज्ञात महिला कौन? जिसके बाद मेरे पति का फोन कट गया। उसके बाद मेरे पति ने पुलिस आयुक्त गुरुग्राम को इस घटना के बारे में सूचित किया। उसने अपनी शिकायत में कहा, एक महिला ने मंगलवार शाम सेक्टर 47 के मालीपुर टाउन में उनके घर के बाहर हंगामा किया और मामन खान की पत्नी होने का दावा किया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि मेरे पति ने तब मालीपुर टाउन सिक्योरिटी को घर भेजा, जिसके बाद सिक्योरिटी अज्ञात महिला को अपने साथ ले गई। मामन खान ने कहा कि मैंने मामले के बारे में पुलिस को सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे प्रतिद्वंदी ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है और इस मामले में जांच की जरूरत है। इस बीच पुलिस ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं संदिग्ध महिला ऐसा कोई सबूत पेश करने में विफल रही है जो साबित कर सके कि वह खान की पत्नी है। बता दें कि मामन खान बीते दिनों नूह में हुई हिंसा के दौरान भी चर्चा में थे, जब सोशल मीडिया पर उनके भाषण जमकर वायरल हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 साल पुरानी कारों के प्रतिबंध को लेकर आदेश जारी किए हैं, जिसमें कुछ शर्तों को मानने के बाद ही जब्त वाहनों को छुड़ाया जा सकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरानी कारों पर प्रतिबंध के मामले में मंगलवार को एक बड़ा आदेश जारी किया। अदालत ने परिचालन अवधि पूरी कर चुके इन वाहनों को उनके मालिकों से एक शपथ पत्र लेकर छोड़ने का निर्देश दिया है। शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख होगा कि या तो वाहन मालिक इन गाड़ियों को हमेशा के लिए निजी पार्किंग क्षेत्र में खड़ा कर देंगे या उन्हें शहर से बाहर भेज देंगे। जस्टिस प्रतीक जालान ने न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित विभागों द्वारा कारों को जब्त किए जाने के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है। आपको बता दें कि अदालत ने पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के 15 साल पूरे होने तथा डीजल से चलने वाले वाहनों के 10 साल पूरे होने के बाद उनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दिल्ली सरकार से ऐसे वाहनों से निपटने के लिए एक नीति बनाने को कहा, जिनके मालिक यह आश्वासन देना चाहते हैं कि वे इन वाहनों को यहां इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदालत ने इस नीति का उचित प्रचार करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य कारों को जब्त करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदूषण मुक्त हो और अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने के अधिकार तथा पर्यावरणीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।
मध्य प्रदेश सरकार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने वादों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने बताया कि वो 500 रुपए सिलेंडर देंगे, सभी ऋण माफ कर देंगे और भी बहुत सारी चीजों में उन्होंने वादे किए हैं। आगामी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनावी सीजन में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जनता को लुभाने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी सभा करने मध्य प्रदेश के सागर जिले में पहुंचे। यहां उन्होंने जनता के लिए वादों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि राज्य में उनकी सरकार आने पर किसानों के कर्ज से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिल जाएगा, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे, सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। खड़गे ने वादा किया कि उनकी पार्टी राज्य में जाति जनगणना भी कराएगी। उन्होंने बताया कि उनकी कार्य समिति में पिछड़े वर्ग के 6 लोग हैं। खड़गे ने एमपी की वर्तमान भाजपा सरकार को अवैध भी बताया। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि भाजपा ने हमारे विधायकों को चुराया है। ऐसा ही कर्नाटक और मणिपुर में भी हुआ, जहां वे निर्वाचित नहीं होते वहां वे ऐसा करते हैं, लोगों को ईडी का डर दिखाकर सरकार बनाते हैं। खड़गे ने आगे कहा कि भाजपा वाले पूछते हैं हमने 70 सालों में क्या किया, हमने संविधान बचाया, इसीलिए वे प्रधानमंत्री बने। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा की 230 सीटों के लिए चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं। कांग्रेस ने राज्य के लिए रणदीप सुरजेवाला को प्रभारी महासचिव बनाया है। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है। इसमें लगभग 98 सदस्यों को जगह मिली है, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जिनका लिस्ट में नाम शामिल ही नहीं है। जाने हमारे साथ इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। लेकिन जेडीयू की इस नई सूची में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का नाम ही नहीं है। कुछ दिन पहले ही उपसभापति हरिवंश ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। हरिवंश के उपसभापति बने रहने को लेकर प्रशांत किशोर सवाल उठाते रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई सूची में ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंगनी लाल मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं केसी त्यागी को विशेष सलाहकार सह मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को कोषाध्यक्ष बनाया गया और रामनाथ ठाकुर को महासचिव बनाया गया है। इस लिस्ट में पार्टी के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में 98 सदस्यों को पद मिल चुका है। बता दें कि पूर्व पत्रकार हरिवंश को 2018 में राज्यसभा का उपसभापति चुना गया था। तब जेडीयू सत्तारूढ़ गठबंधन में भाजपा की सहयोगी थी। 2020 में सदन ने पुनः मनोनीत होने के बाद उन्हें फिर पद पर चुना गया। पिछले साल अगस्त तक भाजपा और जेडीयू का गठजोड़ चल रहा था। जेडीयू ने गठबंधन टूटने के बाद भी हरिवंश के उपसभापति पद पर बने रहने के फैसले का विरोध कभी नहीं किया, लेकिन मई में नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने पर हरिवंश जेडीयू के कई नेताओं के निशाने पर आ गए। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।